हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? वेरी गुड। तो आपने प्रीवियस क्लास में कुछ स्टडी किया था। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अपन ने पढ़े थे हम लोगों ने वो थे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये कुछ स्पीसीज पढ़ी थी। ठीक है, तो अब इनसे रिगार्डिंग अपन लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके के बन सकते हैं। तो जो क्वेश्चन बनता है, जो सबसे पहले बनता है अपने, वो आइसोटोप के रिगार्डिंग बनता है। वो आइसोटोप के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, देखते हैं इधर। ठीक है, जो अपने पास क्वेश्चन बनता है वो बनता है अपने पास एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास या फिर इसको वेट बोल दो, ठीक है ना। एवरेज एटॉमिक मास, ये एवरेज एटॉमिक मास क्या है, किस तरीके से अपने को करना है, क्या इसका क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि क्लोरीन के दो आइसोटॉप नेचर में मिलते हैं। क्लोरीन के कौन कौन से आइसोटॉप मिलते हैं? क्लोरीन का एक आइसोटॉप मिलता है, एक क्लोरीन का आइसोटॉप मिलता है 35, और दूसरा जो क्लोरीन का आइसोटॉप नेचर में मिलता है वो मिलता है 37। तो इस तरीके से क्लोरीन के दो आइसोटॉप अपने को मिलते हैं। अब ये जो दो आइसोटॉप मिलते हैं, अगर आप इनका एटॉमिक मास देखोगे तो जो पहले वाला एटॉमिक मास है, तो इसका जो एटॉमिक मास देखें हम लोग तो इसका एटॉमिक मास आएगा 35, और दूसरे जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास होगा कितना, 37। तो एक आइसोटोप का मास है 35 और दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास है 37। अब आपको ये भी पता है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो हम लोग कितना लिखते हैं, 35.5 लिखते हैं। ठीक है, तो भाई अब ये 35.5 कहां से आ गया? क्योंकि ये जो आपने एटॉमिक मास लिखा तो ये तो ऑलवेज कैसा आएगा, इंटीजर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, तो प्रोटॉन भी इंटीजर होंगे और न्यूट्रॉन भी इंटीजर होंगे। तो दोनों वैल्यू जब इंटीजर आएंगी, तो दोनों वैल्यू इंटीजर आएंगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एटॉमिक मास है वो भी कैसा आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। बट जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लिखते हैं, 35.5। तो ऐसा क्यों आता है? वो ऐसा इसलिए आता है कि नेचर में जो क्लोरीन है उसके दो आइसोटॉप मिलते हैं। कौन कौन से? एक मिलता है 35 और दूसरा मिलता है 37। अब इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 35.5। अब बोलोगे सर ये कैसे एवरेज आया, 35 और 37 का एवरेज 35.5? ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। हमने तो 35 और 37 का एवरेज कितना देखा, 36 देखा। आप बता रहे हो 35.5, ये कैसे आया? तो ये मैं बताता हूं कि ये जो अपन लिखते हैं यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास, हम एवरेज एटॉमिक मास जब भी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? तो एवरेज एटॉमिक मास, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल मास ऑफ ऑल आइसोटॉप्स। ठीक है, टोटल मास ऑफ ऑल आइसोटॉप्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ ऑल आइसोटॉप्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये फंडा यहाँ पे यूज होने वाला है एवरेज एटॉमिक मास में। इसमें भी कोई नया बात है नहीं वैसे तो, क्योंकि एवरेज जब भी हम निकालते हैं तो एवरेज का हमेशा यही फॉर्मूला रहता है कि जब भी अपने को क्लास के एवरेज मार्क्स निकालने हो तो आप लोग क्लास के एवरेज मार्क्स कैसे निकालोगे, सबके मार्क्स ऐड कर दोगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सब लोग लिख देंगे, ऐसे ही निकालोगे। तो यहाँ पे एवरेज क्लास की जगह क्या हो गया, एटम्स आए, तो यहाँ पे ये लिखेंगे अपन टोटल मास ऑफ ऑल आइसोटॉप्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो टोटल मास ऑफ ऑल आइसोटॉप्स, मतलब जो आपके पास क्लास है उसके टोटल आइसोटॉप्स होंगे, जितने भी एटम्स हैं उनका मास लिख देंगे टोटल, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिख देंगे। अब यहाँ पे एक टर्म आती है, ठीक है, जैसे आपने लिखा क्लोरीन, दो आइसोटॉप लिखे, एक 35 और एक लिखा क्लोरीन 37। अब बात क्या है कि एक टर्म आती है नेचुरल अबंडेंस। नेचुरल अबंडेंस, बड़े ही ध्यान से देखना, नेचुरल अबंडेंस। इस नेचुरल अबंडेंस का मतलब क्या हुआ? इस नेचुरल अबंडेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने नेचर में क्लोरीन के एटम पकड़े कितने, 100 अगर आपने एटम लिए नेचर में टोटल क्लोरीन के, आपको नहीं पता कौन से थे, तो आउट ऑफ दोज 100 एटम्स जो क्लोरीन 35 है उसके एटम मिलेंगे 75%, और जो क्लोरीन है उस 37 उसके मिलेंगे 25%। तो ये 75 और 25 जो है वो नेचुरल अबंडेंस है। अब जो नेचुरल अबंडेंस है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नेचर में क्लोरीन है उसका 75% तो कौन सा है,
ये वाला आइसोटोप कौन सा, 35 वाला। और जो क्लोरीन 37 है उसके एटम कितने हैं, 25%। अब आप बोलोगे सर हमें ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इसका अबंडेंस ये है और दूसरे आइसोटोप का अबंडेंस ये है। अब आपको परसेंटेज में गिवन है, तो दोनों के जो परसेंटेज है उन दोनों का सम कितना होगा, उन दोनों के परसेंटेज का सम होगा 100। जाहिर सी बात है कि दो ही आइसोटोप है, दोनों का सम कितना होगा 100%। और अगर 3 आइसोटोप मिलते तो तीनों का सम कितना होता 100%। बट क्लोरीन के केस में 2 आइसोटोप हैं, तो दोनों जो आइसोटोप्स हैं इन दोनों आइसोटोप्स का जो सम आएगा वो कितना होगा 100%। अब 100% है तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 जो क्लोरीन 35 है, इस क्लोरीन 35 वाले आइसोटोप के जो एटम्स हैं वो कितने मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 25। और जो क्लोरीन 37 है इस वाले आइसोटोप के कितने मिलेंगे 25, परसेंटेज में दे दिया। तो अब अपन एज्यूम कर लेंगे कि आपने टोटल 100 एटम लिए, ठीक है। लेट टोटल एटम आपने कितने लिए, लेट टोटल एटम्स, तो परसेंटेज में गिवन है तो आपने टोटल एटम भी एज्यूम कर लिए कितने 100। तो अब जो क्लोरीन 35 है उसके एटम्स कितने मिलेंगे, उसके एटम्स आपको मिलेंगे 75%। तो कितने 75, क्योंकि टोटल आपने 100 लिया। और जो क्लोरीन 37 है इसके जो एटम्स आपको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 25, ये आपने लिख दिया। अब आपको लिखना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, या फिर इसको अपन एटॉमिक मास भी बोल देते हैं डायरेक्ट ही, ये एवरेज की जगह लिखा रहता है एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। तो ये फॉर्मूला, तो टोटल मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स। अब देखो कि क्लोरीन जो 35 है इसके एक एटम का मास कितना है 35, और ऐसे कितने एटम्स हैं 75 एटम्स, प्लस ये जो दूसरा आइसोटोप है ऐसे इस एक आइसोटोप का मास कितना 37, और ये आइसोटोप्स के एटम जो है वो कितने हैं 25, ये हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल एटम आपने स्टार्टिंग में ही एज्यूम किए थे कितने 100, यानी कि 75 प्लस 25। तो इसको आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 35.5। तो एटॉमिक मास यहाँ से एवरेज निकालने का ये प्रोसेस रहेगा अपने पास, ठीक है। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अगर आपको परसेंटेज में गिवन होगा तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि परसेंटेज में गिवन है तो आपने टोटल एटम एज्यूम किए कितने, आपने एज्यूम किए टोटल एटम 100। तो आउट ऑफ 100 जो है वो 75 तो आपने लिख दिए किसके एटम 35 के, और जो 37 क्लोरीन का आइसोटोप है उसके कितने 25। ये कैसे लिखा आपने, ये आपने इसलिए लिखा क्योंकि आपको जो अबंडेंस है वो आपको टर्म गिवन था, तो इसको नेचुरल अबंडेंस बोल देते हैं, ठीक है। इसको नेचुरल अबंडेंस भी बोलते हैं या फिर इसको परसेंटेज अवेलेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं परसेंटेज अवेलेबिलिटी। तो कितना अवेलेबल है नेचर में, तो अवेलेबल में ये क्लोरीन 35 वाला जो है वो 75% और जो दूसरा है वो कितना 25%। अब हो सकता है कि दो आइसोटोप हैं तो दोनों में दोनों का परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो, आपको एक का ही बोल दे। तो अगर आपको उसने 75 का 37 वाले का 35 का बोला कि इसका परसेंटेज 75 है, तो इसका 75 है तो बाय डिफॉल्ट दूसरे आइसोटोप का कितना होगा 25% होगा, क्योंकि दो ही आइसोटोप है तो दो ही आइसोटोप है तो दोनों का सम आपने लिख दिया 100 होता है, परसेंटेज का सम ऑलवेज कितना 100 होगा, बिल्कुल सही है। तो आपने एक का लिखा कितना 75, दूसरे का 25। अब आपको एवरेज निकालना था, तो एक आइसोटोप क्लोरीन के एक एटम का मास कितना 35, तो ऐसे कितने एटम आपके पास 75, दूसरा 37 और ऐसे कितने एटम्स 25, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 75 प्लस 25 तो 100। तो इस तरीके से आपने एवरेज जो निकाला तो एवरेज जो आ गया इन दोनों का वो कितना आ गया 35.5। तो कहीं भी आपको ऐसा एवरेज निकालना हो तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख दोगे कि 35 और 37 का कितना एवरेज 36, नहीं, क्योंकि इन दोनों का जो वेटेज है वो डिफरेंट है। वेटेज सेम होता तो बिल्कुल आप 36 लिखते, ये 50% होते तो आप डेफिनेटली इसका एवरेज लिखते 36। बट अभी इनका जो वेटेज है वो भी डिफरेंट है, क्यों है, क्योंकि 35 वाले का 75 है और 37 का 25 है, तो इस वजह से एवरेज निकालने का प्रोसेस जो है वो ये फॉलो करेंगे, ठीक है। और अपन क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है अपने पास, इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने,
इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि बोरोन जो है वो दो आइसोटॉप फॉर्म में मिलता है। वो दो आइसोटॉप कौन से हैं? वो दो आइसोटॉप है, एक बोरोन 10 और दूसरा बोरोन 11। तो बोरोन के दो आइसोटॉप्स हैं, एक 10 है और दूसरा बोरोन 11 है। तो दो ही आइसोटॉप है नेचर में बोरोन के। उसने बोल दिया एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 10.8। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इन जो आइसोटॉप्स है इनका अबंडेंस क्या होगा। तो इनका अबंडेंस नेचर में क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। तो इनका अबंडेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप? सिंपल, आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में तो अबंडेंस पूछा गया है हमें, तो आपने तो कहा था गिवन होगा। तो इस बार उसने एवरेज आपको दे दिया, तो एवरेज दे दिया तो अबंडेंस पूछा है, अबंडेंस देगा तो एवरेज पूछेगा। ठीक, तो बोरोन के दो आइसोटॉप से इधर देखो, बोरोन 10 और एक बोरोन 11, तो इनका जो नेचुरल अबंडेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो नेचुरल अबंडेंस आपने फर्स्ट का यूज किया x। अब फर्स्ट का अगर आपने x लिखा तो दूसरे का जो 11 वाला आइसोटॉप है उसको आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या लिखे अपन। आप y लिख सकते हो ना, कि आपने लिखा x और दूसरे का कितना लिख दिया आपने y, या आप जो भी लिखना चाहो a एंड b लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे सोचने की चीज एक ये है कि अगर आपने इसका x लिखा तो आप इसको डायरेक्ट 100 माइनस x लिख दो ना। कितना लिख सकते हो? 100 माइनस x। अब ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? कुछ भी फायदा ज्यादा नहीं है, नुकसान भी कुछ भी नहीं है। बस ये है कि आपको एक इक्वेशन रिड्यूस हो गई। अगर आप y लिखते तो फिर एक इक्वेशन में आपको ये लिखना पड़ता x प्लस वाई कितना? 100। अब आपको पता है कि एक x है तो दूसरा 100 माइनस x, क्योंकि दो ही आइसोटॉप्स थे। ठीक है, ठीक है। अब ये दो आइसोटॉप थे, एक का अबंडेंस आपने x लिखा, एक का आपने 100 माइनस x लिखा। तो अब आपने एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया। वो कौन सा? टोटल मास अपॉन टोटल एटम्स। तो टोटल मास, इस बोरोन वाले आइसोटॉप का मास कितना है? 10, और ऐसे कितने एटम्स? x। दूसरा जो एटम है उसका मास कितना है? 11, और ऐसे जो आपके पास एटम है वो कितने हैं? 100 माइनस x। अब आपने लिखा टोटल एटम, तो टोटल एटम लिखोगे कितने लिखोगे? x प्लस 100 माइनस x, और 100 आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और इन दोनों का एवरेज आपने लिख दिया 10.8। तो अब देखो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये होगी 10x प्लस 1100 माइनस 11x। ये x से x कैंसिल हुआ तो ये आपने लिख दिया 1080। ठीक, ये हुई आपके पास वैल्यू। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू कैलकुलेट की, तो x की वैल्यू आपके पास आई कितनी? 20। अब x की वैल्यू 20 आने के बाद भी इस क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन में आपको कौन से आइसोटॉप का पूछा गया है। तो यहाँ पे किस आइसोटॉप का आपसे पूछा जाता है वो बड़े ध्यान से देखना। तो आपने x लिखा था किसका? बोरोन 10 वाले का। तो इसका मतलब जो बोरोन 10 है इस आइसोटॉप का जो अबंडेंस होगा वो कितना होगा? 20%। और जो बोरोन 11 होगा तो उसका अबंडेंस कितना होगा? 80%। तो क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है कि बोरोन 11 का अबंडेंस कितना होगा। तो आप ध्यान रखना कि आपने एज्यूम x किसको किया। ठीक है, तो एज्यूम अगर आपने बोरोन 10 को x किया है तो बोरोन 11 का कितना होगा? 100 माइनस x। अक्सर ये गलती हो जाती है कि आपने क्वेश्चन में लिखा x कैलकुलेट किया, अब x किसका था आप ध्यान नहीं रहता और आप आंसर जल्दबाजी में टिक करके निकल लेते हो इस तरीके से। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से आइसोटॉप का पूछा गया। अगर आपको 10 का पूछा गया तो आपने 10 का x लिया था, और अगर आपसे 11 का पूछा जाता तो आप कितना लिखते? 100 माइनस x। दो आइसोटॉप है तो दोनों का सम कितना है? 100। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर बोरोन 10 का 20% है तो बोरोन 11 का कितना होगा? 80%। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये टॉपिक हल्का नहीं है, इसमें से क्वेश्चन काफी बार नीट में भी पूछा गया है, और इवन इतना सिंपल टॉपिक है और इसका आईआईटी तक में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अभी अपन आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको परसेंटेज दिया होगा, एवरेज पूछेगा या फिर एवरेज देगा तो परसेंटेज पूछेगा। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि आयरन है, आयरन के 3 आइसोटॉप्स मिलते हैं नेचर में। वो आइसोटॉप्स आपको गिवन है ऑलरेडी, कौन कौन से? 54, दूसरा आइसोटॉप 56 और थर्ड आइसोटॉप 57। अब इनका नेचुरल अबंडेंस है 5%, 90%। अब दो का आइसोटॉप का परसेंटेज गिवन है तो तीसरे का आइसोटॉप का आप परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको पता है कि दिस इज 5%, सेकेंड में 90%, तो ऑब्वियसली बात है थर्ड वाला भी कितना होगा? 5%। तीसरे आइसोटॉप का परसेंटेज कितना होगा? 5%। क्यों होगा? क्योंकि तीनों का सम आपको पता है कितना होगा? 100% होगा।
अब आपको ये कैलकुलेट करना था। अब आपको फाइंड करना था कि इनका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास या एटॉमिक मास की बात करोगे तो वही अगेन फॉर्मूला कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे लिखोगे कि टोटल मास ऑफ आइसोटॉप्स। तो टोटल मास ऑफ आइसोटॉप कितना भैया, पहले आइसोटॉप का 54, कितने एटम्स 5, दूसरे वाले का कितना 56, इसके कितने एटम्स 90, थर्ड आइसोटॉप का कितना 57 और इसके कितने एटम्स 5 एटम्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 5 प्लस 90 प्लस 5, तो ये तो 100 होने हैं, पता है अपने को, ठीक है। तो इसको आपने सोल्व किया तो ये वैल्यू कितनी आएगी 270 प्लस इसको सोल्व किया तो ये आएगी 5040, इसको सोल्व करोगे तो ये होगी 285 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इसको आपने एटॉमिक मास लिखा तो यहाँ से एटॉमिक मास जो आपके पास होगा कैलकुलेट निकाला आपने तो ये वैल्यू आएगी 55.95। तो इस तरीके का क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आया है। ये क्वेश्चन कब आया था आईआईटी एडवांस में, ठीक है ना। ये आई थिंक 2009 या आई थिंक 10 में याद है ना, एडवांस 9 और 10 में ये क्वेश्चन आया था, ये सेम क्वेश्चन। तो देखो कितना सिंपल सा फंडा है, कभी भी टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बस ये कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। आप फिर चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, नीट हो आईआईटी हो, उसका क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस आपका ये है कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो फंडामेंटल अगर आपके क्लियर हैं तो इजी क्वेश्चन भी कर पाएंगे और टफ क्वेश्चन जो भी आता है वो भी आप कर पाएंगे। मतलब इतना अपन सफिशिएंट कर पाएंगे कि जो भी एग्जाम का क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में बहुत अच्छे और मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, टफ नहीं होता। आप ऐसे में समझना कि जो इंपॉर्टेंट है उसका मतलब वो टफ होगा, नहीं, एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेव। अब आप पूछेंगे सर ये वेव क्या होता है, ठीक है, वेव क्या चीज है। वेव क्या चीज है, आपको इतना वेव आते ही आपके माइंड में एक इमेज आती है, ठीक है ना, इस तरीके से साइनसोइडल वेव, या हाथ को आप मूव करते हुए इस तरीके से, या फिर आप पानी पे जो लहरें उठती है वो आपके माइंड में इमेज आती है, वेव वर्ड आती है। तो ये वेव है क्या चीज एक्चुअली में, अगर उसको अपन टेक्निकली देखें तो उस वर्ड का मतलब क्या है वेव का, कि वेव क्या है अक्सर, ठीक है। वेव को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है, कि आपने एनर्जी का ट्रांसमिशन करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अगर एक जगह से एनर्जी को दूसरे प्लेस पे लेकर जाना है आपको, तो उसके 3 मेथड आप पढ़ते हो, कंडक्शन, कन्वेंशन और वेव, या फिजिक्स में पढ़ोगे। तो उन्हीं में से जो एक मेथड है वो कौन सा है, वेव। कि वेव है एनर्जी प्रोपेगेशन का एक मेथड। आप बोल सकते हो कि अगर एनर्जी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके जाना है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, तो वो उसका वन ऑफ द मेथड जो है वो क्या है, वेव। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोला, आप मेरी जो वॉइस है वो आपके कानों तक पहुंची, तो मतलब जो मैंने एनर्जी प्रोड्यूस की वो आपके कानों तक पहुंची, तो वो आपके कानों तक किस मीडियम के थ्रू या कौन से मेथड से आई, तो वो एयर मीडियम में किसके थ्रू आई, एक वेव के थ्रू आई। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बोल सकते आपकी कोई और मेथड है, तो यहाँ पे कौन सा मेथड है एनर्जी ट्रांसमिशन का, वेव। की जो साउंड वेव थी वो एयर में ट्रेवल करते हुए वो किस तरीके से पहुंची, साउंड वेव एयर में ट्रेवल करते हुए वेव के थ्रू साउंड जो एनर्जी थी प्रोड्यूस की मेरे बोलने से, वो आपके पास पहुंची, आपके कानों तक पहुंची। तो आप सिंपल ऐसे बोल सकते हो कि जो वेव है दैट इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जो वेव है ये भी काफी टाइप्स की वेव होती हैं, जैसे आपने पढ़ा साउंड वेव, ठीक है, साउंड वेव भी है। और जो आपने कोई स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस की, रस्सी में आपने जो वेव प्रोड्यूस की, आपने रस्सी को क्या किया, एक तरफ से बांधा और एक तरफ से आपने क्या किया, उसको थोड़ी मूवमेंट दिया तो आपने कुछ उसको एनर्जी दी, तो आपने देखा होगा कि वो एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक रस्सी में वेव के थ्रू पहुंच जाती है। तो वहां पे जो एनर्जी थी वो स्ट्रिंग वेव में वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गई, तो वेव जो है वो इस तरीके से पहुंच गया। अब आप बोलोगे सर वेव जो है ये दूसरे मेथड से डिफरेंट कैसे है, इसमें क्या ऐसा अलग है कि जो दूसरे मेथड में नहीं। तो वेव में क्या होता है कि जो वेव जो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी का मोड है उसमें मीडियम के एक्चुअल पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। दूसरे जो मेथड है उसमें कोई पार्टिकल मीडियम का कुछ इस तरीके से एनर्जी लेकर जाता है। बट अगर आप वेव में देखोगे तो अगर मान लो मैं साउंड वेव प्रोड्यूस की मैंने, तो वो एनर्जी आपके कानों तक पहुंची, तो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं था
कि जो यहाँ मेरे मुंह से निकला और आपके कान तक पहुंचा, कोई ऐसा पार्टिकल नहीं था जो एनर्जी लेकर गया हो, ठीक है ना। तो कंडक्शन और कन्वेंशन में जो है वो मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। पार्टिकल जो है वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिशन करता है, लेकर जाता है, बट वेव में ऐसा नहीं होता। अब ये तो था बात, और इसके बारे में पूरा डिटेल आप सब कुछ वेव में पढ़ने वाले हो जब आप फिजिक्स में, आपके पूरा एक चैप्टर आएगा वेव, ठीक है। अब वेव में अपन कौन सी वेव पढ़ने वाले हैं, अपन वेव पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे अपने पास जो है वो आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं, ईएम वेव, EMW या फिर EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अपन वो पढ़ने से पहले इस वेव से रिगार्डिंग कुछ टर्मिनोलॉजी अपन देख लेते हैं कि वो क्या टर्मिनोलॉजी है वेव से रिलेटेड, जो आपको थोड़ा यूज आती रहेगी। अगर आप वेव का डायग्राम बनाओ, आपके माइंड में कुछ आता हो वेव से रिलेटेड कुछ भी, तो इस तरीके का आपके ख्याल, मेरे ख्याल से आपके माइंड में आता होगा कि जो वेव है वो कुछ इस तरीके की है, ठीक है। एक साइनोसॉइडल अगर आपने वेव बनाई तो वो कुछ इस तरीके की वेव बन गई, और ऐसी माइंड में आपके पिक्चर आती भी है कि वेव वर्ड बोलते ही आपके माइंड में ऐसा आता है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट से आपने लिया ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो ए और बी पॉइंट जो है वो मैक्सिमा पॉइंट है। वो क्या है, मैक्सिमा पॉइंट्स, कि यहाँ पे पार्टिकल का जो मीडियम का डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमा है। तो या इसको क्या बोलते हो, मैक्सिमा पॉइंट को, इसको आप बोलते हो क्रेस्ट। इस मैक्सिमा पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और अगर मैं ये पॉइंट लिखूं P एंड Q, इसको मैंने नाम दे दिए P एंड Q, और ये जो P एंड Q है ये दोनों ही क्या है, मिनिमा पॉइंट। ये कौन से पॉइंट है, मिनिमा पॉइंट्स। तो ये जो मिनिमा पॉइंट है इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्रफ। तो वेव के दो स्पेशल आपने पॉइंट चूज किए, जो मैक्सिमा वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और जो मिनिमा वाले होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो ये जरूरी नहीं है कि दो ही हो, आप इस तरीके से कंटिन्यू वेव चलती जाएगी, इनफाइनाइट इस तरीके से होता है, तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा इस तरीके से कंटिन्यू आते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट थे। अब मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट के बाद आप लोग देखोगे ये वर्ड्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे, वेव लेंथ, वेव लेंथ, और इसका सिंबल भी ध्यान रखना आपको कि वेवलेंथ का जो सिंबल है वो क्या है, लैम्डा। वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा से लिखते हैं इसको बोला जाता है वेवलेंथ, और इसको अपन बोलते हैं लैम्डा से। अब वेवलेंथ क्या है कि किसी भी एक वेव का लेंथ, एक वेव का लेंथ, तो एक वेव कितना होगा, तो एक वेव को आप इस तरीके से बोल सकते हो कि आइदर टू मैक्सिमा और टू मिनिमा के बीच का। तो अगर आपने ये लिया A, तो आप दूसरा इसका कंजुगेटिव मैक्सिमा जो है वो है B, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। या फिर आप चूज कर सकते हो दो कंजुगेटिव मिनिमा, या आपने P लिया तो इसका कंजुगेटिव मिनिमा कौन सा होगा, Q होगा। तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव मैक्सिमा और टू कंजुगेटिव मिनिमा, ऐसा नहीं कि एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, आइदर दोनों कंजुगेटिव मैक्सिमा और कंजुगेटिव मिनिमा, ऐसा नहीं कि कोई भी मिनिमा, कंजुगेटिव आसपास के मिनिमा, ठीक है। तो P का नियरेस्ट मिनिमा कौन सा है, Q, या फिर A का नियरेस्ट मैक्सिमा कौन सा है, B। तो इसको आप बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव मैक्सिमा, टू कंजुगेटिव मैक्सिमा और मिनिमा। तो कंजुगेटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप बोलते हो वेवलेंथ, लैम्डा, ठीक है। अब ये लेंथ है तो इसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो ऐसा यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट जो ऐसा यूनिट है वो होगी मीटर, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो इसकी ऐसा यूनिट अगर आपने मीटर लिखी तो आपको पता है कि ये वेवलेंथ जो है वो अक्सर इतनी ज्यादा नहीं होती, मीटर्स में हो सकती है, बट इसके लिए अगर अपन वेवलेंथ काफी कम है तो इसके लिए अपन कुछ अदर यूनिट्स भी यूज में लेते हैं, तो वो कन्वर्जन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अपन और कौन सी यूनिट यूज ले सकते हैं इसकी, तो जो अदर यूनिट में ले सकते हो आप वो ले सकते हो, जैसे आपको लिखा रहता है पिकोमीटर, तो पिकोमीटर कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर, या फिर आप इसको बोल सकते हो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, या फिर सबसे ज्यादा यूज आता है एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, या आप लिख सकते हो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या फिर यूज आता है नैनोमीटर, नैनो कितना
10⁻⁹ मीटर, और आप इसको लिख सकते हो कितना 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो ये यूनिट्स है, ये भी यूज आती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया वेवलेंथ। सेकंड जो अपने पास पैरामीटर है वो है टाइम पीरियड। ठीक, इस टाइम पीरियड को लिखते हैं कैपिटल टी से। तो ये टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड है, जैसे ये वेव है, तो वेव के पार्टिकल क्या करते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑक्सीलेट करते हैं, तो एक ऑक्सीलेशन में जितना टाइम होगा तो उसी टाइम को अपन क्या बोलते हैं, उसी टाइम को बोलते हो आप टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड था ये होता है 1/ν। न्यू क्या चीज है, ये है फ्रीक्वेंसी। ये क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी। तो जो थर्ड पैरामीटर है वो है अपना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको आप लिखते हो न्यू से। तो ये भी काफी बार आपको देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको बोल सकते हो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये क्या था, टाइम टेकन पर ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम, ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसलिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए। तो न्यू की वैल्यू आ गई, वो आ गई 1/t, और इसकी अगर आप यूनिट लिखो तो वो होती है सेकेंड इनवर्स, या फिर सेकेंड इनवर्स को क्या लिखा जाता है, हर्ट्ज। सेकेंड इनवर्स को क्या लिखा जाता है, हर्ट्ज। अगर आपको लिख दिया 1 मेगा हर्ट्ज, तो 1 मेगा हर्ट्ज का मतलब होगा कि 10⁶ हर्ट्ज। और आपको लिख दिया 1 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब कितना, 10⁻3, तो 10⁻3 हर्ट्ज। तो ये आपको यूनिट्स थोड़ा सा पता होने चाहिए, जो अक्सर कन्वर्जन क्वेश्चन में यूज में आते रहते हैं इस तरीके के। तो ये अगर आपको पता है तो फिर क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट जो वेव का पैरामीटर है दैट इज वेव नंबर। अब ये जो वेव नंबर है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ वेव्स यूनिट लेंथ इसको अपन लिखते हैं न्यू बार से। तो न्यू बार होगा 1/λ, और इसकी जो यूनिट आएगी वो रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, यानी कि आप लिख सकते हो मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये टर्म जो है वेव नंबर, ये भी काफी आपके यूज आती रहेगी अक्सर, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को डायरेक्ट से आपने v से लिखा, तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। तो डिस्टेंस डायरेक्ट से लैम्डा, और कितने टाइम में, एक टाइम पीरियड में t। तो आप वेलोसिटी को लिख सकते हो लैम्डा, और 1/t को कितना लिख सकते हो, न्यू। तो न्यू कितना आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू न्यू। ये v है, ये न्यू है, दोनों में फर्क है, ध्यान से देखना, ठीक है। इन, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखना, ये नोट लगाकर आप लिख लेना, नोट, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी जो वेलोसिटी होती है वो आती है c, उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप ये लिख सकते हो c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। c की वैल्यू कितनी, लैम्डा इंटू न्यू। तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, या फिर आप न्यू की वैल्यू बोल सकते हो कि न्यू की वैल्यू c/λ। न्यू यहाँ पे क्या चीज है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, c क्या चीज है, c है वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या फिर इसको आप बोल सकते हो जो c है ये क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट बोल दो, या फिर इसको आप बोल दो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बात एक ही है। तो न्यू इज इक्वल टू c/λ। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इतने जो आपने टर्म्स पढ़े, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट जो है वो ये है अपने पास, एक तो न्यू इज इक्वल टू c/λ, पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा जो अपने पहले इससे पहले पढ़ा था कि न्यू बार वो कितना था, 1/λ, वेव नंबर कितना, 1/λ। तो ये जो दोनों फॉर्मूलाज हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर में अपने यूज आते रहेंगे, ठीक। अब अपने पास वेव की, ये किसी भी वेव के लिए कॉमन टर्म्स हैं, बट अपने को जो पढ़नी है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
ठीक है, ये है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर इसको आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक ही बात है। तो नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। तो EMR जो है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? एक होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इसमें होगा मैग्नेटिक फील्ड। वैसे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, बस ये पता होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of wave। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो मतलब यहाँ पे तीन चीजें आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये जो है तीनों आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये तीनों इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगी कि अगर आपने x लिया, ये y लिया और ये z लिया, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड x में लिया तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा? y में, और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो किधर होगा? z में। तो मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा जो इनका पॉइंट है, EMR कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। ठीक है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। लाइक जो सन से आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, इन वैक्यूम ऑल्सो। ठीक है, उनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रेवल के लिए। ठीक, और इन वैक्यूम जो उनकी स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग, ठीक है ना, इनकी जो स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग है वो अपन लिखते हैं v की वैल्यू c से, और वो कितनी आती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको इतना सा आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो अपने काम इजीली हो जाएगा, और ज़्यादा डिटेल में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। जितनी चाहिए होगी वो आप फिजिक्स में वेव बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, वो आप वहाँ पे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इतना है, इसको आप अच्छे से पढ़ना। अब ये डायरेक्टली इनमें से कोई क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट जैसे ही अपन आगे के टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म्स आती रहती हैं, तो वो आपको पता होंगी, तो आगे के टॉपिक्स में इनको आप लोग अच्छे से यूज कर पाओगे। ओके।